तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये आपकी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है और आपका पेपर है ये फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की क्लास है। ठीक, पेपर फर्स्ट एमएड। और ये जो क्लास है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए है। हम लोग ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी दर्शन शास्त्र की शाखाएं पढ़ रहे हैं। दर्शन शास्त्र की तीसरी शाखा एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा को हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये सभी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है और सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस का पार्ट है, तो आपको ये पढ़ना है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ये क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो उनके लिए तो है ही। बाकी एमजी के वीपी और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सबके लिए है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मूल्य मीमांसा के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने जाना था कि मूल्य मीमांसा दर्शन शास्त्र की तीसरी शाखा है। इसमें थ्योरी ऑफ वैल्यू की हम पढ़ाई करते हैं या थ्योरी ऑफ वैल्यू का ये हमें अध्ययन कराता है। और हमने ये भी जाना कि जो एक्सियोलॉजी है वो ग्रीक शब्द एक्सियस और लोगो से बना है। एक्सियस का अर्थ होता है वर्थ या वैल्यू, हिंदी में मूल्य या योग्य, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी या साइंस। तो इस प्रकार से वैल्यू का अध्ययन करना या फिर वैल्यू का अध्ययन करना आपका मूल्य मीमांसा कहलाता है। इसके बाद हमने थोड़ा सा और इसमें आपको बताया था कि जब हम मूल्यों का वर्णन करते हैं, मूल्यों की विवेचना करते हैं, मूल्यों की समीक्षा करते हैं, मूल्यों का विश्लेषण करते हैं, तो बात मूल्य मीमांसा की होती है। या फिर जब हम नेचर ऑफ वैल्यू, मीनिंग ऑफ वैल्यू, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू, सोर्सेस ऑफ वैल्यू, कैसे मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, मूल्यों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, टाइप्स ऑफ वैल्यू क्या है, और इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू क्या है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हमें कौन कराता है? इन सारी चीज़ों का अध्ययन हमें एक्सियोलॉजी कराता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि इन सारी चीज़ों का अध्ययन हमें एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा कराता है, और इसी के लिए हम मूल्य मीमांसा का अध्ययन करते हैं। ये चीज़ हमने आपको बता दिया था। इसके बाद हम लोग उसी क्लास में नेचर ऑफ वैल्यू को भी देखे थे कि जो वैल्यू का नेचर क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि ये अमूर्त तत्व है, दिखता नहीं है, अमूर्त संप्रत्यय इसे हम बोल सकते हैं। मानव के व्यवहार का निर्देशक और नियंत्रक है। जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका कंट्रोलर है और उसका इंस्ट्रक्शन भी यही करता है। इंटरनल रूप में हमारे अंदर ये मौजूद होता है। हम बता नहीं सकते कि हमारा कौन सा मूल्य कितने किलो का है, हमारा कौन सा मूल्य गोरा है, काला है, कितना जगह घेरा हुआ है, ये सारी चीज़ हम नहीं बता सकते। तो जो वैल्यू होते हैं इंटरनल होते हैं, अमूर्त संप्रत्यय होते हैं, मानव के व्यवहार का निर्देशक और नियंत्रक होते हैं। प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद बोलते हैं कि मूल्य परिवर्तनीय होता है। अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में हमारे मूल्य बदलते रहते हैं। लेकिन वहीं आदर्शवाद क्या कहता है कि जो मूल्य होता है वो अनचेंजेबल, अपरिवर्तनीय होता है, कंटिन्यूअस होता है। एक बार हमने जिसे मूल्य के रूप में स्वीकार कर लिया तो वो हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक हमारे साथ रहता है और वो बदलता नहीं है। आदर्शवाद ऐसा बोलते हैं। जो मूल्य होता है वो महत्वपूर्ण होता है। हमारे नज़रों में जो चीज़ महत्वपूर्ण है, जिसकी महत्ता है, उसी को हम वैल्यू मानते हैं। मूल्य जजमेंटल एलिमेंट भी होता है। किसी को यदि हमें जज करना है कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है, या कौन सी वस्तु अच्छी है बुरी है, तो हम उसके मूल्य देखते हैं कि उसके मूल्य कैसे हैं, वो कैसे व्यवहार करता है, तो उसके आधार पे हम जज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति समाज में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, और जो दीनहीन व्यक्ति हैं उनके साथ खड़ा रहता है, और जो शोषित वर्ग है उनको जागरूक करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा है। तो उसके मूल्य के आधार पे हम जज करते हैं कि वो यदि ईमानदार है, वो सत्य बोलता है, वो अहिंसा का प्रेमी है, तो हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लोगों को भड़काता हो, आक्रामक हो, झूठ बोलता हो, चोरी करता हो, मारपीट करता हो, तो हम बोल देते हैं कि वो व्यक्ति खराब है।
तो मूल्य क्या करता है, किसी चीज़ को जज करने के लिए भी काम करता है। तो मूल्य को इस आधार पे हम जजमेंटल एलिमेंट भी बोल सकते हैं। देखिए जो मूल्य होता है वो विशिष्ट भी हो सकता है, आपके मूल्य कुछ अलग हो सकते हैं, मेरे मूल्य कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्थितियां में मूल्य क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। मूल्य उसी को बोला जाता है जो सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि सब पे अप्लाई होते हैं। जैसे सत्य आपका क्या है, मूल्य है, अहिंसा भी आपका एक मूल्य है, ईमानदारी भी आपका एक मूल्य है, सम्मान करना भी आपका एक मूल्य है। तो ये चीज़ क्या है, हमारा सार्वभौमिक है, लेकिन होता है कि व्यक्तिगत मूल्य भी कुछ लोगों के होते हैं। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। तो ये सब आपके नेचर ऑफ वैल्यू के अंदर आ जाएंगे, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। यहाँ पे मैं इसलिए फिर से बता दे रहा हूँ कि वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, और आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने में मेरे को थोड़ा आसानी होगा, आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ पाएगा। तो इसलिए फिर से आपको रिवाइज कराना पड़ रहा है, ठीक। देखिए, और इसके बाद हमने देखा कि हम मूल्यों की प्राप्ति कैसे करते हैं। तो देखिए, जो मूल्य सत्य पे आधारित होते हैं, यानी सत्यता के आधार पे जिस चीज़ को हम महत्व देते हैं, जिस चीज़ की उपयोगिता बढ़ जाती है, वो मूल्य हमारे लॉजिक के थ्रू आते हैं, यानी कि उनका अध्ययन हमें तर्कशास्त्र के अंदर करना पड़ता है। और कुछ मूल्य हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में शामिल होते हैं कि कौन से चीज़ हमें करने चाहिए, कौन से चीज़ हमें नहीं करने चाहिए। अच्छे और बुरे के आधार पे जिन्हें हम बहुत अधिक महत्व देते हैं, जिनकी उपयोगिता को हम समझते हैं, वैसे मूल्य हमारे इथिक्स के अंदर आते हैं। इथिक्स को हम हिंदी में नीति शास्त्र बोलते हैं। और कुछ मूल्य हमारे सुंदरता पे आधारित होते हैं, सौंदर्य पे आधारित होते हैं। सुंदरता, कुरूपता, अच्छा, बुरा, कह लीजिए सुंदरता, कुरूपता और दोष रहित, ऐसे जो मूल्य होते हैं उनका अध्ययन हम एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, मूल्य मीमांसा की ये तीनों ही उपशाखाएं हैं, सब ब्रांच हैं, लॉजिक, इथिक्स, एस्थेटिक। इसको हम लोग को अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा, इसमें अगर आप सही से पढ़ने लग जाएं तो इथिक्स, एस्थेटिक्स, लॉजिक पढ़ने में कई कई दिन लग जाते हैं। तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि जो लॉजिक होता है वो ट्रूथ पे बेस होता है, और जो इथिक्स होता है वो गुडनेस इसका बेस होता है कि कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ बुरा है। उसके आधार पे यदि हम किसी को मूल्य बोलते हैं तो वो इथिक्स के अंतर्गत आ जाता है। एस्थेटिक्स सौंदर्यता पे बेस्ड होता है, ब्यूटी पे बेस्ड होता है। यदि किसी चीज़ की ब्यूटी है तो हम उसको मूल्य बोलेंगे। यदि कोई चीज़ सुंदर नहीं है, कुरूप है, यहाँ पे कुरूप का मतलब ये है कि उसमें दोष है, ठीक ना। ये चीज़ आपको लेना है, मतलब दिखने में सुंदर नहीं, उसका जो फंक्शंस होगा वो भी अच्छा होगा यदि वो सुंदर है। तो ये चीज़ आपको देखना है। तो उस आधार पे यदि हम किसी को मूल्य निर्धारित करते हैं किसी चीज़ को, तो वो चीज़ हम एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे बस यही तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि लॉजिक ट्रूथ बेस्ड है, इथिक्स गुडनेस बेस्ड है, और एस्थेटिक्स आपका ब्यूटी बेस्ड है। तो कोई भी जो मूल्य होता है, कोई भी जो वैल्यू होती है, तो उसमें ट्रूथ इंक्लूड होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। गुडनेस इंक्लूड होता है, ब्यूटी इंक्लूड होता है। अगर ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं है तो उसे हम मूल्य नहीं बोल सकते, वो हमारी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हम किसी चीज़ को वैल्यू बोलते हैं। तो ये मूल्य मीमांसा की उपशाखाएं हैं तीनों। ये आपको याद रखना होगा। आपके एग्जाम में जब एक्सियोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा तो आप जब अपना आंसर राइटिंग करेंगे तो ये फैक्ट्स आपको वहाँ पे लिखने होंगे। उससे आपके एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने इस टॉपिक का अध्ययन किया है और आपको कुछ आता है, ठीक ना। फिर इसके बाद आज के क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा मीनिंग ऑफ वैल्यू, मूल्य का अर्थ। क्या हम पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ वैल्यू, मूल्य का क्या अर्थ होता है। ये क्लास जब ख़त्म होने लगेगी तो मैं आपको एग्ज़ाम से जुड़े हुए कुछ टिप्स दूंगा, 2-3, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, आपकी इच्छा हो तो उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
देखिए, मीनिंग ऑफ वैल्यू हम पढ़ेंगे आज, मूल्य का अर्थ, और ये भी आपका एक्सियोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेचर ऑफ वैल्यू, मीनिंग ऑफ वैल्यू, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू, सोर्सेस ऑफ वैल्यू, मूल्यों को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, मूल्यों को संरक्षित कैसे रख सकते हैं, टाइप्स ऑफ वैल्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू, सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसमें से आज एक बिंदु है मीनिंग ऑफ वैल्यू, मूल्य का अर्थ, जिसको कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, समझिए। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो मूल्य का अंग्रेजी वर्ड है वो है वैल्यू। तो वैल्यू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हम ये देखेंगे। तो वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड वैलेरे से हुई है। लैटिन का एक वर्ड है वैलेरे, उससे वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है। और वैलेरे का अर्थ क्या होता है? चुनना। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और उनमें से आप एक चीज़ चुन लेते हैं, और जिस चीज़ को आप चुनते हैं वही आपका मूल्य कहलाता है। ये चीज़, जैसे कि आप देख लीजिए, आप किसी व्यक्ति का सम्मान भी कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति का असम्मान भी कर सकते हैं। असम्मान मतलब अनादर, आप इसे समझ लीजिए। तो आप किसी व्यक्ति का आदर भी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का अनादर भी कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में से आप जिसे चुनते हैं वही आपका मूल्य कहलाता है। तो इंसान जिस भी चीज़ को चुनता है या जिस भी चीज़ को प्रेफरेंस देता है, वो चीज़ वो बेटर देख के ही ना चुनता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है, वांछनीय है और महत्वपूर्ण है। तो आप जानते हैं कि हम किसी का आदर करेंगे, वो चीज़ ज़्यादा अच्छा है किसकी अपेक्षा में? अनादर की अपेक्षा में। भाई, आप किसी की बेइज्जती करेंगे तो वो तो अच्छी बात नहीं है। तो जो आप चुनते हैं तो कुछ मानदंड देखते हैं, उसके आधार पे आप चीज़ों को चुनते हैं। तो सम्मान क्या है? सम्मान एक आपका वैल्यू है, और इसे आप इसलिए चुनते हैं क्योंकि यदि आप किसी का आदर कर रहे हैं तो आपका समाज में प्रतिष्ठा बनता है, आपकी छवि अच्छी बनती है, तो आप अपने बेहतर व्यक्तित्व के लिए वैल्यू को अपनाते हैं। ये चीज़ पकड़िएगा। देखिए, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड के वैलेरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है चुनना। आपके पास कुछ चीज़ें होंगी, उनमें से आप जिसे चुन रहे हैं वो आपकी वैल्यू होगी, और जिसे आप चुन रहे हैं उसकी उपयोगिता भी होगी, तभी तो आप उसको चुन रहे हैं। उसका इम्पोर्टेंस भी होगा, तभी तो आप उसको चुन रहे हैं। भाई, आप किसी का सम्मान करेंगे तो ही ना आपका भी महत्व होगा और आपके वैल्यू का भी इम्पोर्टेंस होगा। तो आप उसी वैल्यू को चुनते हैं जिसका इम्पोर्टेंस होता है, और वैल्यू वही है जिसका इम्पोर्टेंस है। विदाउट इम्पोर्टेंस की कोई वैल्यू नहीं हो सकता, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो जो आदर, किसी व्यक्ति का आप आदर कर रहे हैं तो ये वैल्यू है आदर करना, और इस वैल्यू का इंपॉर्टेंस इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि आप किसी व्यक्ति का आदर करते हैं तो समाज में आपकी छवि अच्छी बनती है, लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं। और जो जिसे हम चुनते हैं वो वांछनीय भी होता है, यानी चुनने योग्य होता है। भाई, सम्मान असम्मान, हमारे पास दो चीज़ है तो हम सम्मान को ही क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि सम्मान चुनने योग्य है, सम्मान अच्छी चीज़ है, इसे हम अपनाएंगे तो हमारा विकास होगा, हमारा नैतिक उत्थान होगा। तो इस वजह से तो आपको यहाँ से ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझना है कि जो मूल्य है वो अंग्रेजी के वैल्यू शब्द से बना है, और जो अंग्रेजी का वैल्यू शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड वैलेरे से हुई है, और उसका अर्थ चुनना होता है, उसका अर्थ उपयोगिता होता है, उसका अर्थ महत्व होता है, उसका उपयोग वांछनीयता होता है। तो जो मूल्य है वो उपयोगी होगा, मूल्य महत्वपूर्ण होगा, मूल्य वांछनीय होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब हम मूल्य को हिंदी में देखेंगे। मूल्य शब्द अगर हिंदी में हम देखें तो मूल शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? मूल शब्द से बना है। मूल शब्द से बना है। क्या हुआ? मूल शब्द से बना है। मूल्य शब्द हिंदी में मूल शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? जड़। जड़ समझते हैं ना, जो पेड़ पौधे आप देखते होंगे तो उसका जो जड़ होता है वो जड़ वाले शब्द से मूल्य बना है। मूल्य शब्द हिंदी में मूल शब्द से बना है, जिसका अर्थ जड़ है। और जड़ का क्या कार्य होता है आपको पता होगा? वृक्ष को आधार प्रदान करना। जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा तो वृक्ष भी सुंदर, सुडौल और विशाल नहीं हो सकता। तो जो जड़ होता है वो वृक्ष को आधार प्रदान करता है, वृक्ष को खड़ा रखता है, वृक्ष को खड़ा रखता है। तो उसी प्रकार मूल्य भी इंसान या मानव को आधार प्रदान करता है,
उसमें आत्मनिर्भर बनने की सामर्थ्य पैदा करता है, जिससे उसका समाज में संतुलन बना रहता है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। जो मूल्य शब्द है वो हिंदी में मूल शब्द से बना है, और मूल शब्द का अर्थ जड़ होता है। आपको पता है कि जड़ क्या होता है? वृक्ष को आधार प्रदान करता है, वृक्ष को खड़ा रखता है। जिस वृक्ष की जड़ जितनी मजबूत होगी वो वृक्ष उतना ही विशाल, सुंदर, सुडौल होगा। ठीक उसी प्रकार जो मूल्य है मानव को आधार प्रदान करता है। जिस मानव के जितने अच्छे मूल्य होंगे वो मानव उतना ही विकास करेगा, वो मानव का व्यक्तित्व उतना ही बेहतर होगा, और वो मानवता के बेहतर संस्करण में आगे बढ़ता जाएगा। समाज में मनुष्य अपने पैरों पे खड़ा हो सके, इसके लिए मूल्य उसे सपोर्ट प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। जिस प्रकार से जड़ वृक्ष को आधार प्रदान करता है, वृक्ष को खड़ा रखने का कार्य करता है, उसी प्रकार मूल्य भी इंसान को खड़ा रखने का कार्य करता है, इंसान को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करता है, समाज में उसका बैलेंस बनाने का काम करता है। तो मूल्य क्या हो गया? इंसान का बेस हो गया। ये चीज़ आप समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है ताकि आपको कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से मैं समझा सकूँ। देखिए ये एक पेड़ है, क्या है ये? एक आपका पेड़ है, वृक्ष है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि ये आपका वृक्ष है, और ये वृक्ष की जड़ें हैं। देखिए जड़ कितनी विशाल हैं, ये जड़ कितनी विशाल हैं। और जब इस वृक्ष की जड़ विशाल है तो पेड़ भी आपका विशाल है कि नहीं? और तो उसी प्रकार जो एक मानव है, इधर एक देखिए मानव है, अगर मानव के जो वैल्यू होंगे वो बहुत अच्छे होंगे तो वो समाज में मानव बैलेंस बना पाएगा, समाज में उसकी एक छवि बन पाएगी, समाज में उस व्यक्ति का स्थान बन पाएगा। तो जिस व्यक्ति के जितने अच्छे मूल्य होंगे उसका विकास उतना ही ज़्यादा होगा, वो व्यक्तित्व के उतने ही बेहतर संस्करण में आगे बढ़ता जाएगा। ये चीज़ आपको समझना है। इसके बाद हमने देख लिया कि भाई मूल्य अंग्रेजी में वैल्यू शब्द से बना है। वैल्यू की उत्पत्ति वैलेरे से हुई है, जिसका अर्थ चुनना, उपयोगिता, महत्व, वांछनीयता होता है। हिंदी में मूल्य मूल शब्द से बना है, जिसका अर्थ जड़ होता है। और जिस प्रकार जड़ वृक्ष को आधार प्रदान करता है, वृक्ष को खड़ा रखता है, उसी प्रकार मूल्य इंसान को आधार प्रदान करता है, इंसान को खड़ा रखता है, इंसान को समाज में संतुलन बनाने में मदद करता है। अब हम मूल्य का संस्कृत भाषा में अर्थ देखेंगे। मूल्य का संस्कृत भाषा में अर्थ इष्ट होता है, और इष्ट का अर्थ महत्वपूर्ण होता है, यानी जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो मूल्य है। भाई जिस चीज़ का हमारे नज़र में इम्पोर्टेंस होता है उसी को तो हम वैल्यू देते हैं। चाहे फिर आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, विदाउट इम्पोर्टेंस के हम किसी चीज़ को वैल्यू देते हैं क्या? तो जो वैल्यू होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसका एक टर्म है, आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त मूल्य के रूप में शील शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं पे आप शील शब्द का प्रयोग होते देख लें तो आप इसे मूल्य ही समझें। ठीक, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी के शील क्या थे, तो आप बोलेंगे महात्मा गांधी के शील सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, ये सब थे। ठीक, सत्याग्रह भी उनका एक मूल्य ही था। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। ठीक, आलपोर्ट के हिसाब से एक परिभाषा है मूल्य की जो आपको याद करना है, और एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी प्रकार राइटिंग भी करनी है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर लीजिएगा। देखिए मूल्य एक मानव विश्वास है, मानव का विश्वास है, जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। देखिए आपके पास आदर अनादर दो चीज़ें हैं। क्या है? आदर अनादर दो चीज़ें आप जानते हैं कि भाई अनादर क्या है? किसी का बेइज्जती कर दिए हम, और आदर क्या है? अपने से बड़ों को इज्जत दे दिए या अपनों से बराबरी वालों से प्रेम से बात कर लिए, वो आदर है। और अगर अच्छे से हम उससे पेश आए नहीं तो वो अनादर है। तो आदर में क्या है? आपका विश्वास है कि ये अच्छी चीज़ है। ये क्या है? अच्छी चीज़ है, इसे हमें अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना चाहिए। तो आदर में आपका विश्वास है, और इसी विश्वास के आधार पे आप आदर को क्या कर रहे हैं? वरीयता दे रहे हैं, प्रीफरेंस दे रहे हैं, और वरीयता देते हुए आदर को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। आप किसी का पैर छू रहे हैं, किसी से अच्छे से हाथ मिला रहे हैं, कोई मिल रहा है तो आप उससे अच्छे से गले लग रहे हैं। तो यही बोला जा रहा है कि मूल्य एक मानव विश्वास है, जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। ये परिभाषा आपको याद रख लेनी है।
अब हम अलग अलग टर्म में देखेंगे कि मूल्य के क्या अर्थ बताए गए हैं, मूल्य किसे बोला गया है, जो कि अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं आगे, चाहे फिर NET नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, या फिर आप एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी बेहतरीन आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को उसमें अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड आप कर सकते हैं। ठीक, पर इसके लिए आपको अपनी मेमोरी लेवल थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें याद होंगी तभी आप अच्छी कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। ठीक, देखिए फ्लेंक एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानक रूपी मानदंड को मूल्य बोला है। एक ऐसा मानक जो मानदंडों के आधार पे उसे मानक बोला गया हो वो मूल्य है। जैसे हम सत्य को महत्व क्यों देते हैं, क्योंकि अगर हम सत्य के साथ चलें तो हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं आएगा, हमारे अंदर जलन नहीं आएगा, हमारे अंदर असंतोष नहीं आएगा। तो इसके कुछ मानदंड हैं, सत्य के मानदंड हैं, इस वजह से हम सत्य को प्रीफरेंस देते हैं। तो मानक रूपी मानदंड ही हमारा क्या है, मूल्य है। सत्य हमारा एक मानक है और कुछ मानदंडों के आधार पर इसे हम प्रीफरेंस देते हैं तो वो हमारा मूल्य है। इसके बाद आपका क्या है, धर्मशास्त्र क्या बोलता है कि जितने भी नैतिक नियम है जो हम अपने दैनिक जीवन में जिन नियमों का पालन करते हैं, भाई किसी से मिले तो उसका आदर किए, किसी की चीज कुछ छूट गई तो ईमानदारी से उसको बता दिए कि भाई तुम्हारा पैसा छूटा था तुम ले लो, कोई व्यक्ति भूखा है तो हमने उससे भोजन कराया यानी उसकी मदद की, सहयोग किया। तो नैतिक जो नियम हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वो मूल्य होते हैं, धर्मशास्त्र बोलता है। मानव शास्त्र क्या बोलता है, सांस्कृतिक लक्षण ही हमारा मूल्य है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सांस्कृतिक लक्षण है वही हमारा क्या है, मूल्य है। समाज शास्त्र क्या बोलता है, समाज द्वारा जो हमारी सोसाइटी है उसने जिस जिस चीज़ों को अपना एक्सपेक्टेंस दिया है, मतलब कि जिन जिन चीज़ों को सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंस दिया है, वो चीज़ हमारे वैल्यू हैं। क्या क्या है, देखिए सोसाइटी में कुछ आदर्शों को, कुछ आइडल्स को, कुछ प्रिंसिपल्स को समाज क्या करता है, मानता है, उसको अपनी स्वीकृति देता है, स्वीकृति देता है। तो वो चीज़ क्या है, मूल्य। समाज ने जिन चीज़ों को मान्यता दी है, जिन आदर्शों को, जिन सिद्धांतों को, वही मूल्य हैं। ऐसा कौन कहता है, ऐसा समाज शास्त्र कहता है। फिर इसके बाद हम एक चीज़ और मूल्य के संदर्भ में याद रखेंगे कि मूल्य को धारण किया जाता है, मूल्य को ग्रहण किया जाता है, मूल्य को अपनाया जाता है, मूल्य का विकास भी किया जाता है। किसी बच्चे में या खुद में, अपने में भी हम मूल्य का विकास कर सकते हैं, किसी और में भी हम मूल्य का विकास करते हैं। आप देखे होंगे कि जो आपकी फैमिली होगी वो बचपन से ही आपके अंदर मूल्यों का विकास करती होगी, मेरा बेटा अच्छा बने, इसके मूल्य अच्छे हों, तो आपको बचपन में ही बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती होंगी, अच्छी अच्छी चीज़ों का उदाहरण देकर आपको चीज़ें समझाई जाती होंगी ताकि आपके जो वैल्यू हों वो अच्छे हों। और इसके बाद मूल्यों का हम प्रसार भी कर सकते हैं, भाई हम किसी चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। महात्मा गांधी जी क्या किए, सत्य और अहिंसा को इतना आगे बढ़ाए कि आज हमारे भारत में सत्य और अहिंसा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। आपको पता होगा कि जो सत्य और अहिंसा है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ही इस चीज़ की बात कर दी गई थी, लेकिन उसका उतना प्रचार नहीं हो पाया था। लेकिन जब महात्मा गांधी जी आए तो आधुनिक भारत में सत्य और अहिंसा को बहुत ज़्यादा इसका प्रसार किए। तो मूल्य का प्रसार भी किया जाता है, मूल्य को स्थापित भी किया जाता है। कोई अगर नया चीज़ हमें मिल गई और वो बहुत ही अच्छी है, लोगों के लिए कल्याणकारी है, सुंदर है, भलाई है, गुडनेस है उसमें, तो उसको हम स्थापित कर सकते हैं, उसको हम सोसाइटी में मतलब उसको फैला सकते हैं और फिर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो जाती रहेगी। तो इस प्रकार हम नए मूल्य को स्थापित भी कर सकते हैं। अगर हम आइडियलिज्म को देखें, आदर्शवाद को देखें, तो आदर्शवाद क्या बोलता है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम ही आदर्शवाद के अनुसार मूल्य है। ठीक, तो सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति आदर्शवाद इसे मूल्य बोलता है। और आदर्शवाद की मूल्य मीमांसा यदि पूछेंगे तो मोक्ष प्राप्त करना ही आदर्शवाद में मूल्य मीमांसा है। देखिए मूल्य मीमांसा का मतलब यह है जीवन का अंतिम उद्देश्य। ठीक, मूल्य क्यों होते हैं, जीवन के बेहतर संस्करण में पहुंचने के लिए, तो ये चीज है। तो आदर्शवाद में जो आपका मूल्य है वो सत्यम शिवम सुंदरम, एक ऐसा सत्य जो कल्याणकारी हो, सुंदर हो, इस प्रकार के चीज को मूल्य बोलते हैं। प्रयोजनवाद जो प्रैग्मेटिज्म है वो क्या बोलते हैं कि जो वर्तमान में हमारे लिए उपयोगी है, जो वर्तमान में हमारे
जीवन के लिए उपयोगी है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आ रही है, वही चीज़ हमारे लिए मूल्य है। इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को मूल्य नहीं बोला है, ठीक। और जितने भी भौतिकवादी हैं वो मानव जीवन में सुख को मूल्य बोलते हैं, भौतिक सुख को मूल्य बोलते हैं, ठीक ना। इसके बाद यदि आप यथार्थवाद के अनुसार देखेंगे कि मूल्य क्या है, यथार्थवाद यानी रियलिज्म या फिर रियलिस्ट, वो बोलते हैं कि मानव जीवन की रक्षा व सुख, मानव जीवन का सुख ही मूल्य है, कि भाई अपने जीवन की हम रक्षा कर लें और जो हमारी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाए, सुख प्राप्त कर ले, यही हमारे हिसाब से मूल्य है। इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को मूल्य नहीं बोला है। फिर इसके बाद आप नेचुरलिज्म को देख सकते हैं, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद ने भी मानव सुख को ही मूल्य बोला है। इन्होंने बोला है प्रकृति की ओर लौटो, यानी जो हमारा प्रकृति है, नदी पर्वत पहाड़ जितने भी चीज़ हैं उनकी आप रक्षा करो, क्योंकि अगर उनका विनाश होगा तो आपका भी विनाश हो जाएगा, आप अपने सुख से हाथ धो देंगे। तो प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की रक्षा ही इनके लिए मूल्य है। इसके बाद वेदांत दर्शन का नाम आपने सुना ही होगा। वेदांत दर्शन मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया भी है तत्वमीमांसा में। तो वेदांत दर्शन जो शंकराचार्य जी का था, ये क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति ही मूल्य है, मोक्ष प्राप्त करना इनके हिसाब से, मुक्ति प्राप्त करना ही इनके हिसाब से मूल्य मीमांसा है वेदांत दर्शन का, ठीक। न्याय दर्शन की मूल्य मीमांसा यदि हम देखेंगे तो न्याय दर्शन की मूल्य मीमांसा भी, देखिए जितने भी आस्तिक दर्शन हैं, जो ईश्वर को मानने वाले दर्शन हैं, सभी की मूल्य मीमांसा मोक्ष प्राप्त करना है, बस मोक्ष प्राप्त करने के साधन अलग अलग बताए हैं, तो वो साधन हम इसमें देख रहे हैं। न्याय दर्शन की मूल्य मीमांसा हम देखें तो शरीर एवं इंद्रियों के बंधन से आत्मा का मुक्त होना, जो हमारे ऑर्गन सेंस है, जो हमारा बॉडी है, उससे हमारा जो सोल है वो फ्री हो जाए, यानी आप मर जाएं तो फिर आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। भाई ऐसा तो तभी ना होगा, पर यहाँ पे आप मोक्ष का ये अर्थ ले सकते हैं, मोक्ष मतलब जो सांसारिक मोह माया है उससे आप दूर हो जाएं, ठीक ना। तो मोक्ष प्राप्त करना न्याय दर्शन की मूल्य मीमांसा है। सांख्य दर्शन का भी आपने नाम सुना होगा, सांख्य दर्शन में मोक्ष प्राप्त करना इसकी मूल्य मीमांसा है, और इसमें जीवन से मुक्ति विवेक के द्वारा पाया जा सकता है, विवेक के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। विवेक मतलब आप समझते ही हैं, विजडम, जिसके आधार पे हम क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस चीज़ का डिसीजन लेते हैं। विदेह मुक्ति को भी इन्होंने मोक्ष बताया है। सांख्य दर्शन में मोक्ष के दो प्रकार बताए गए हैं, एक जीवन मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति यानी जब आप मर जाएंगे तो आपकी देह से, जो शरीर है, उससे मुक्ति मिल जाएगी, और जीते जी भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यानी अगर आपके अंदर विवेक आ गया तो, आपके अंदर विजडम आ गया तो, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, क्या बुरा है, क्या भला है, इन चीज़ों में अंतर कर लेते हैं तो भी आप जीवन में मुक्ति प्राप्त जीते जी ही कर लिए हैं। तो ऐसा सांख्य दर्शन बोलता है। फिर इसके बाद योग दर्शन के अनुसार यदि आप देखेंगे कि मूल्य क्या है, तो अष्टांग योग मार्ग जो है इसे इसमें मूल्य बताया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारी चीज़ें मूल्य हैं। और इसकी मूल्य मीमांसा क्या है, चित्र नियंत्रण, जो हमारा मन है उस पर कंट्रोल हो जाए। पूरा योग दर्शन में इसी चीज़ की बात होती है कि कैसे मस्तिष्क मन को कंट्रोल किया जाए। तो इसकी जो मूल्य मीमांसा है वो अष्टांग योग मार्ग है। ये वो मूल्य हैं जिनके द्वारा आप चित्र पे नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। योग साधना इसका मूल्य है, और जो इसका मूल्य मीमांसा होगा वो आपका एक वर्ड में यदि पूछे तो चित्र नियंत्रण होगा, ठीक ना। फिर इसके बाद मीमांसा दर्शन का भी आपने नाम सुना होगा। मीमांसा दर्शन में बोला गया है, इसकी मूल्य मीमांसा क्या है, इसकी मूल्य मीमांसा है आत्मा शुद्धिकरण, कि जो हमारी आत्मा है उसका शुद्धिकरण कैसे करें, आत्मा को पवित्र कैसे करें। तो आत्मा को पवित्र करने के लिए इसमें यज्ञ का साधन बताया गया है। और अगर मीमांसा दर्शन का एग्जैक्ट यदि मूल्य की आप बात करेंगे कि इसके अनुसार वैल्यू क्या है, तो इन्होंने कर्म को वैल्यू माना है। कर्म ही पूजा है, कर्म के द्वारा आप हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कर्म अच्छा कीजिए, कर्म जैसा करेंगे वैसे चीज़ की प्राप्ति होगी। तो ये मूल्य के रूप में एक कोटेशन देते हैं, वो है कर्म ही पूजा है। और इनकी मीमांसा दर्शन की भी मूल्य मीमांसा मोक्ष है, ठीक, मोक्ष प्राप्त करना। जितने भी आस्तिक दर्शन है सबका मूल्य मीमांसा मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन साधन अलग अलग बताएं, भैया हम इनके द्वारा प्राप्त करेंगे, हम इनके द्वारा। मीमांसा दर्शन में कर्म के द्वारा बोला गया है कि आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। योग दर्शन में बोला गया है कि आप ये योग के द्वारा आप
मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अपने चित्र पे नियंत्रण कर सकते हैं, मन पे नियंत्रण कर सकते हैं। सांख्य दर्शन में बोला गया है कि भाई विवेक के द्वारा आप जीते जी मुक्त मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और देह से मुक्ति पाके मरने के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। न्याय दर्शन में बोला गया है कि भाई शरीर और इंद्रियों के बंधन से आपको मुक्त होना पड़ेगा, यानी जो सांसारिक मोह माया है उससे आपका जब अलगाव होगा तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत दर्शन में बोला गया है कि ब्रह्मा का जब ज्ञान हो जाएगा तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी आस्तिक दर्शन हैं ये सारे मोक्ष प्राप्त करने को ही सपोर्ट करते हैं, मोक्ष प्राप्त करना ही इनकी मूल्य मीमांसा है, लेकिन साधन अलग अलग बताए हैं। वैशेषिक दर्शन में भी मोक्ष प्राप्त करना ही इसकी मूल्य मीमांसा है। चार्वाक दर्शन आपका भौतिकवाद है, इसलिए भौतिक सुख को मूल्य मानता है कि अगर आप अपने जीवन में सुख हैं, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ति हो रही हैं तो आप का मूल्य वही चीज है, ठीक। और जैन दर्शन में मूल्य किसे बोला गया है, तो जैन दर्शन में 5 महाव्रत को मूल्य बोला गया है, ठीक। 5 महाव्रत को मूल्य बोला गया है। 5 महाव्रत वो कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र इसकी मूल्य मीमांसा है। इसी के आधार पर 5 महाव्रत दिए गए हैं। कार्मिक बंधन से मुक्ति को ये मूल्य मानते हैं कि जो हमारा कर्म का बंधन है उससे हम मुक्त हो जाएं, यानी जो सांसारिक मोह माया है, जो लोभ लालच है, उससे हम दूर हो जाएं। और 5 महाव्रत इसके मूल्य होंगे, ये चीज आपको याद रखना है। जैन दर्शन के यदि मूल्य पूछे जाए तो 5 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक। अब आ जाते हैं बौद्ध दर्शन में। बौद्ध दर्शन के अनुसार मूल्य क्या है, तो बौद्ध दर्शन के अनुसार 4 आर्य सत्य जो हैं वो मूल्य हैं। उनके द्वारा जो अष्टांग मार्ग बताए गए हैं दुखों के निवारण के लिए, वो मूल्य हैं, ठीक। और प्रबुद्ध बनना, यानी कि आपके अंदर विवेक आ जाए, इतने आप बुद्धिमान हो जाएं कि आप सही गलत उचित अनुचित में अंतर कर पाएं, वो मूल्य है। और इसकी यदि बौद्ध दर्शन के मूल्य मीमांसा पूछेंगे तो निर्वाण की प्राप्ति इनकी मूल्य मीमांसा है, ठीक। ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए मूल्य और मूल्य मीमांसा, ठीक। अगर आप से किसी दर्शन के मूल्य मीमांसा पूछा जा रहा है तो आप उसमें 2 चीजों का वर्णन करेंगे कि उस दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, उस दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, और उस अंतिम उद्देश्य को किस साधन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, किस साधन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 चीजों का वर्णन करेंगे यदि आपसे किसी भी दर्शन के मूल्य मीमांसा के बारे में पूछा जाता है तो। साध्य और साधन, साध्य जीवन का अंतिम उद्देश्य, साधन जिसके द्वारा हम जीवन के अंतिम उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं, ठीक। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए लास्ट में जो मूल्य की परिभाषा एक है, ये आपका एकदम 100% मतलब बहुत अच्छा परिभाषा है, कई परिभाषाओं का संकलन है, ये चीज आप समझ सकते हैं, पूरा सार है, निचोड़ है कि वैल्यू किसे कहेंगे। तो इसको रट्टा मार लीजिएगा और पेपर में लिख दीजिएगा अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। मूल्य समाज के, एक सेकेंड, मूल्य समाज के विश्वासों, आदर्शों, सिद्धांतों तथा व्यवहार मानदंडों को व्यक्ति द्वारा दिया गया महत्व है। देखिए समाज में जो विश्वास हैं, जो आदर्श हैं, जो सिद्धांत हैं, जो व्यवहार के मानदंड हैं कि हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वो क्या है, मूल्य है। और उसे महत्व व्यक्ति द्वारा समाज में दिया जाता है, जिसके आधार पर उसका व्यवहार नियंत्रित एवं निर्देशित होता है। हमने आपको नेचर ऑफ वैल्यू में पढ़ाया ही कि मूल्य के द्वारा मनुष्य का व्यवहार निर्देशित एवं नियंत्रित होता है। तो ये समाज में ऐसे विश्वास, ऐसे आदर्श, ऐसे सिद्धांत, ऐसे व्यवहार मानदंड जिसके अनुसार पे हमारा व्यवहार नियंत्रित एवं निर्देशित होता है और हम उस चीज को महत्व देते हैं, वो मूल्य है। व्यक्ति में इन मूल्यों का विकास समाज की क्रियाओं में भाग लेने से होता है। कि हमारे अंदर मूल्य कैसे आते हैं, तो हम बैठे हैं और मतलब हम चुपचाप एक जगह कुर्सी लगा कर बैठे हैं तो हमारे अंदर वैल्यू थोड़ी आ जाएंगे। किसी भी व्यक्ति के अंदर वैल्यू तभी आएंगे जब हम सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, समाज की गतिविधियों में भाग लेंगे, फैमिली के द्वारा, स्कूल्स के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हमारे अंदर वैल्यू आते हैं। आपको पता ही होगा, ये सोर्सेस ऑफ वैल्यू में हम लोग पढ़ेंगे। तो यानी कि इंसान के अंदर वैल्यू तभी डेवलप होते हैं जब हम अनेक प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते हैं, अनेक प्रकार के लोगों से, समाज से, वातावरण से जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर वैल्यू का विकास होता है। तो आई होप आज की इस क्लास में आपको मूल्य का अर्थ समझ में आ गया होगा। और मैं एक बार जल्दी में आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मूल्य जो है, वैल्यू शब्द इंग्लिश
इसका अंग्रेजी वर्ड वैल्यू है और लैटिन के वैलेरे शब्द से बना है जिसका अर्थ चुनना, उपयोगिता, महत्व और वांछनीयता है। हिंदी में ये मूल शब्द से बना है जिसका अर्थ जड़ है। जिस प्रकार जड़ वृक्ष को आधार प्रदान करता है उसी प्रकार मूल्य मानव को आधार प्रदान करता है। फिर इसके बाद मूल्य का संस्कृत भाषा में अर्थ इष्ट यानी महत्वपूर्ण होता है। जो चीज़ महत्वपूर्ण है वही हमारे लिए मूल्य है और इसका एक और सील के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। आलपोर्ट के अनुसार इनकी परिभाषा है, मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। फिर इसके बाद अलग अलग टर्म में हमने देखा कि भाई मूल्य किसे बोला गया है। फ्लैंक के अनुसार मानक रूपी मानदंड मूल्य है। धर्मशास्त्र के अनुसार नैतिक नियम मूल्य है। मानव शास्त्र के अनुसार सांस्कृतिक लक्षण मूल्य है। समाजशास्त्र के अनुसार समाज द्वारा स्वीकृत आदर्श सिद्धांत ही मूल्य है। और मूल्य को क्या किया जाता है, धारण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, अपनाया जाता है, उसका विकास किया जाता है, उसका प्रसार किया जाता है। किसी नए मूल्य को हम स्थापित भी कर सकते हैं। आदर्शवाद के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम मूल्य है। प्रयोजनवाद के अनुसार उपयोगिता ही मूल्य है। जिस चीज़ का उपयोग है, जिस चीज़ की उपयोगिता बनी हुई है, प्रासंगिकता बनी हुई है, वो चीज़ मूल्य है। यथार्थवाद के अनुसार मानव जीवन की रक्षा मूल्य है और सुख मूल्य है। प्रकृतिवाद यानी प्रकृति की रक्षा ही मूल्य है। वेदांत में आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष मूल्य है। न्याय दर्शन में आपका मोक्ष को मूल्य मीमांसा इसकी बोला गया है। सांख्य दर्शन के मूल्य मीमांसा मोक्ष है और ये मोक्ष आप दो प्रकार से प्राप्त करते हैं। एक जीते जी जिसे जीवन मुक्ति बोला गया है और दूसरा मरने के बाद जो विदेह मुक्ति है। योग दर्शन में 8 प्रकार के योग को मूल्य बोला गया है। योग साधना को मूल्य बोला गया है। चित्त नियंत्रण, मन पे नियंत्रण कर लेना, इसकी मूल्य मीमांसा है। मीमांसा दर्शन में भी मोक्ष प्राप्त करना ही इसकी मूल्य मीमांसा है और कर्म ही पूजा है, इसका मूल्य है। वैशेषिक दर्शन में मोक्ष प्राप्त करना इसकी मूल्य मीमांसा है। चारवाक दर्शन में भौतिक सुख को मूल्य बोला गया है। जैन दर्शन में 5 महाव्रत को मूल्य बोला गया है और बौद्ध दर्शन में 4 आर्सत्य अष्टांग मार्ग को मूल्य बोला गया है और इसकी मूल्य मीमांसा आपका निर्वाण प्राप्ति है। ठीक, और फिर इसके बाद लास्ट में हमने एक डेफिनेशन देखा मूल्यों का कि मूल्य वो है जो व्यक्ति द्वारा समाज में विश्वास जो है, आदर्श जो है, सिद्धांत जो है, व्यवहार मानदंड जो है, महत्व दिया जाता है और उसी के आधार पे जितने भी व्यक्ति समाज में हैं उनका व्यवहार नियंत्रित निर्देशित होता है और व्यक्ति में इन मूल्यों का विकास समाज की क्रियाओं में भाग लेने से होता है। तो परिभाषा से 2-3 चीज़ आपको याद रखना है कि पहले तो सोसाइटी है। सोसाइटी में कुछ विश्वास हैं, कुछ आदर्श हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ व्यवहार मानदंड हैं और इनको समाज में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा महत्व दिया जाता है और इन मूल्यों के आधार पर समाज में सभी व्यक्तियों का व्यवहार भी निर्देशित नियंत्रित होता है और व्यक्ति में ये मूल्य समाज की ही क्रियाओं में भाग लेने से होता है। तो आई होप आज की ये क्लास आपको समझ आ गई होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको कहीं पे कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं अगले क्लास में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए एग्ज़ाम के लिए जो कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ वो चीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। देखिए कोई आपको पहले तो आपका जो सिलेबस है, आपका जो पेपर का सिलेबस होगा, टॉपिक बाय टॉपिक आपको हर टॉपिक की पकड़ होनी चाहिए। हर टॉपिक की मतलब आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ताकि भाई एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो डिट्टो तो लिख नहीं दोगे, एकदम रट रटा के तो लिख नहीं दोगे। वहाँ पे तो आप लिखते हो अपने अनुसार ही। तो किसी टॉपिक का यदि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ में होगा तो आप कुछ ना कुछ वहाँ पे अच्छा लिख लोगे। कॉन्सेप्ट के साथ आप क्या चीज़ करना कि जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो, याद कर रहे हो, उससे रिलेटेड थोड़ा सा फैक्ट्स भी याद कर लेना, क्योंकि आप फैक्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट लिखते हो तो अच्छा लगता है, कंटेंट राइटिंग ना ज़बरदस्त लगता है। तो ये 2 चीज़ आपको कर लेनी है कि भैया जो भी पेपर का सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी यूनिट हैं, उसका कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना है और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हर टॉपिक का थोड़ा बहुत फैक्ट्स भी दिमाग में होना चाहिए ताकि आपका आंसर राइटिंग बेहतरीन हो सके। तो यही चीज़ें हैं। यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर जितना भी है उससे रिलेटेड क्लासेस चलाई जाती हैं। अभी आप सेकंड सेमेस्टर में भी चले जाएंगे
तो हम आपका कोई ना कोई पेपर स्टार्ट कर देंगे और आपको यहाँ से काफ़ी मदद मिलने वाली होगी, ठीक। और इसके बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में।